BHEL पर मैं तो राय दूंगा कि क्योंकि हमारी बिकवाली की राय है तो यहाँ से और उनको नुकसान कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल उस स्तर पर है जहाँ पर इनका निवेश है, तो यहाँ से निकले और L&T या सीमेंस को आप तवज्जो दें। ओके, तो BHEL से बेहतर विकल्प संतोष जी हैं, लार्सन एंड टूब्रो या सीमेंस, जहां पे आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। तो पैसा बुक करके वहां से पोजीशंस बुकआउट करके वो जो पैसा है शायद आप चाहें तो यहाँ पे कैपिटल गुड स्पेस में चैनलाइज कर सकते हैं। दोनों कंपनी जो आपकी स्क्रीन पर गौरांग की बाय रिकमेंडेशंस चल रही हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद फोकस करेंगे बैंकिंग स्पेस पे। मैंने हाईलाइट किया था कि बैंक निफ्टी में अच्छा आउट परफॉर्मेंस है, 2.3% की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगर आप PSU बैंक इंडेक्स देखेंगे तो आज वो लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहा है और कई सारे सरकारी बैंक्स में जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी स्क्रीन पर अच्छे खासे दबाव के साथ कामकाज और कुछ इश्यूज यहां पे सामने आते हुए। ब्रेक के बाद उन्हीं इश्यूज पे फोकस करेंगे और इनफैक्ट एक्सपर्ट्स की भी राय लाएंगे इन स्टॉक्स पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब फोकस जैसे हमने हाईलाइट किया था सरकारी बैंक्स की ओर और उसमें भी खास तौर पे दो इंटरेस्टिंग बैंक्स। बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच से 6,172 करोड़ रुपए विदेश भेजे जाने के मामले में CBI ने शनिवार को 50 जगहों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी के अधिकारी बैंक के 2 अधिकारियों के घर भी पहुंचे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा में हाल ही में खुलवाए गए करीब 59 नए बैंक खातों से गैर कानूनी तरीके से 6,172 करोड़ रुपए हांगकांग भेजे गए थे। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने खुद घोटाले की खबर जांच एजेंसी को दी है। बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने हमसे बातचीत में कहा कि यह घोटाला 6,000 करोड़ रुपए से काफी कम रकम का है और इसकी पूरी जानकारी जल्द मिल जाएगी। कुछ इरेगुलरिटीज हमने पाई थी हमारे इंटरनल ऑडिट के समय एंड हम ही ने इस इशू को फ्लैग किया था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए। तो ये जो मीडिया में एक पर्टिकुलर सेक्शन में इस तरह की बातें चल रही हैं कि उन्होंने ये पता किया है, तो ये सब गलत बातें हैं। हम ही ने इसको डिटेक्ट किया, डिस्कवर किया और हमने CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को बताया है। तो इस वक्त मेरे लिए ये कहना है कि अमाउंट कितना रहेगा एग्जैक्टली सही नहीं होगा, पर मैं जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अमाउंट जो बताया गया है उससे काफी कम रहेगा। पूरी प्रेस विज्ञप्ति के साथ बाहर आएंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 दिन में पूरा काफी डिटेल में हमारे पास सारे फिगर्स आ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर लोन डिफॉल्ट केस में CBI ने विजय माल्या के खिलाफ केस दर्ज किया है। माल्या के खिलाफ 900 करोड़ रुपए न चुकाने का आरोप है। इस सिलसिले में उनके घर और दफ्तर पर CBI ने छापे मारे। माल्या के मुंबई, बेंगलुरु, गोवा के दफ्तरों पर और कंपनी के अफसरों पर छापामारी हुई। IDBI के 900 करोड़ रुपए के लोन नहीं चुकाने और बैंक के नियमों के उल्लंघन के खिलाफ CBI ने जांच की है। इन दोनों ही स्टॉक्स में आज की ट्रेडिंग सेशन में आपको दबाव नजर आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी स्क्रीन पर आएगा, 4-4.5% की कमजोरी है। इनफैक्ट IDBI में भी 2-2.5% के आसपास के दबाव के साथ कामकाज हो रहा है। लेकिन चलिए इन मामलों पर CNBC आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांड्या अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप भाई, ये 2 सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा, इनफैक्ट यूको बैंक को लेकर भी मनी लॉन्ड्रिंग मामला में वो कहा जा रहा है फंस गया है। किस तरह से इन बैंकों में ये गड़बड़ियां हुई हैं? देखिए, इन दोनों ही मामलों में अगर आप देखें तो पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, जिस मामले पर फिलहाल चर्चा चल रही है, जिस तरह से यहां पर ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसके सबूत इसलिए निकलकर सामने आ रहे हैं कि जो नए खाते खोले गए तकरीबन 50-52 के आसपास, इन तमाम खातों में जिस तरह से रेड के बाद जानकारी हमें मिल रही है कि जो पते दिए गए थे ज्यादातर मामलों में वो पते भी सही नहीं थे और ये शेल कंपनियां एक तरीके से बनाई गई, इनके खाते खुलवाए गए और इसमें ये दिखाया गया कि एक इंपोर्ट के लिए पेमेंट किया जा रहा है, लेकिन कोई भी माल आया नहीं है। एक दिन में 3-4 बड़े ट्रांजैक्शंस किए गए और बताया गया कि दाल, काजू या चावल के इंपोर्ट के लिए यह पैसा हांगकांग भेजा जा रहा है, पर उस माल का इंपोर्ट दरअसल हुआ नहीं और ना ही इसके कोई कागजात बैंक को मिले हैं। तो जाहिर है कि ये एक तरीके से फर्जी इंपोर्ट दिखा करके ये पेमेंट किए गए हैं और इस मामले में समझा जाता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आगे जांच करने की जरूरत पड़ेगी। इसके पहले यूको बैंक में भी ऐसा ही मामला दरअसल सामने आया था, जहां इनफैक्ट ईरान के साथ ट्रांजैक्शंस की बात कही गई थी और वो एक्सपोर्ट करने के बदले में जो पेमेंट लिया गया था वहां पर भी दरअसल एक्चुअल ट्रेड नहीं हुआ है। तो
मनी लॉन्ड्रिंग करने का या देश के अंदर से विदेशी मुद्रा बाहर भेजने का ये बहुत ही आसान एक रास्ता शायद कुछ एक फ्रॉडस्टर्स ने, कुछ घोटालेबाजों ने ढूंढा है कि वो नकली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दिखा करके इस तरह के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और बैंक उसके शिकार हुए हैं। यहां पर एक अच्छी बात केवल यही कही जा सकती है कि जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट ने भी साफ किया कि उन्होंने खुद ये ट्रांजैक्शन पकड़े कि ये गलतियां थी, लेकिन जिस ब्रांच में साल में 25 करोड़ के ट्रांजैक्शन नहीं होते हो वहां अचानक हजार करोड़ के ट्रांजैक्शन होने लगे तो शायद पकड़ने में काफी देर हो गई। ओके, वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी जोशी साहब ने कहा भी था, जब एक सवाल पूछा गया कि उनका कहना था कि जो ग्राहक थे जिनके अकाउंट्स खोले गए थे क्लाइंट्स के, वहां पे टेक्निकली हमने केवाईसी किया था। तो उसका क्या मतलब है, किस तरह का, जैसे प्रदीप हाईलाइट भी कर रहे हैं, पते एक्चुअली गलत थे। लेकिन प्रदीप, दूसरी दिक्कत की बात, आईडीबीआई बैंक जहां माल्या जी को दिए गए कर्ज के कारण वो बैंक सुर्खियों में है, यहां क्या मामला है? और सबसे इंपॉर्टेंट शेयरधारकों के लिए जानना है कि ये जो रकम बात करी जा रही है 900 करोड़ रुपए के आसपास की, इसकी रिकवरी की कितनी उम्मीद की जाए? आईडीबीआई का मामला इसलिए अलग है क्योंकि यहां पे कर्ज दिया गया है। दूसरे मामलों में केवल फॉरेन ट्रांजैक्शन हुए हैं फॉरेन एक्सचेंज में, तो वहां पे कोई बैंक का एक्सपोजर नहीं है। लेकिन आईडीबीआई का जो लोन है ये तो जगजाहिर है, ऐसा नहीं है कि अभी हमें पता चला है, लेकिन इस मामले में अगर आप देखें तो रिकवरी की उम्मीद काफी कम इस वजह से है क्योंकि किंगफिशर तो डूब चुकी है, अब एयरलाइन वो बंद हो चुकी है। ऐसे में अगर एक फॉरेंसिक ऑडिट के जरिए इस तरह की कोई सबूत निकल कर आए कि ये पैसे दरअसल किंगफिशर में लगाए ही नहीं गए, इनका कहीं और इस्तेमाल किया गया, जैसे कि खबरें आ रही हैं, अगर ऐसा होता है और उस स्थिति में प्रोमोटर्स की दूसरी कंपनी से या जिन भी शेल कंपनी से पैसे गए हैं वहां से ये पैसे रिकवर किए जाए तो एक बार मुमकिन है, लेकिन अदरवाइज ऐसा लगता नहीं कि ये पैसे रिकवर होंगे। दूसरे बैंकों ने भी अपने जो एक्सपोजर थे उसको धीरे धीरे राइट ऑफ कर दिया है, किंगफिशर का लोन वापस नहीं आएगा ये मानते हुए। लेकिन यहां पर दूसरी एक और बड़ी जो मुद्दे की बात है और जिसकी जांच हो रही है वो ये है कि जब दूसरे बैंक पैसे नहीं दे रहे थे उस वक्त भी आईडीबीआई बैंक ने पैसे दिए हैं, जबकि शायद तकरीबन ये समझ में आ गया था सबको कि अब ये एयरलाइन बंद ही होने वाली है और इसमें अब एक भी रुपए का और कर्ज देने का कोई मतलब नहीं है। तो वहां पर अगर ये जजमेंट की गलती नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं प्रोसीड्यूरल लैप्स हैं, जानबूझकर फेवर किया गया है, तो उस मामले में कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही जरूर होगी। किंगफिशर एयरलाइंस की नेगेटिव क्रेडिट रेटिंग के बावजूद 900 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था, स्टॉक 2-2.5% के आसपास के दबाव के साथ। प्रदीप, आपका धन्यवाद। गौरांग, सरकारी बैंक्स में तमाम इश्यूज क्रॉप अप होते हुए क्या इन बैंक्स को किसी भी इन्वेस्टर के कन्विक्शन लिस्ट में आने में बड़ी दिक्कत होने वाली है, कन्विक्शन रेडार पे? आशीष, पहले तो नतीजे को लेकर के जो सूरत हाल है वो तो पहले बहुत ही खराब है। दूसरी बात, भाई आपकी ये अच्छी बात है, आपने आगे जाकर के, अगर आप कह रहे हैं कि आपने आगे जाकर के सीबीआई को ये मालूमात दी और ये गड़बड़ी की खबर दी, तो पहले मुझे ये बताइए कि गड़बड़ी हुई क्यों? आपकी जोनल ऑफिस और रीजनल ऑफिस के जो भी तहत ये ब्रांच आती है वो लोग क्या कर रहे थे? जगह जैसे जैसे अभी प्रदीप भी जिक्र कर रहे थे, महज 25 करोड़ का जब आपका लेन देन का कारोबार नहीं होता है, उधर हजार करोड़ के 50 अकाउंट खुल जाते हैं, तो आपका ये दायित्व तो बनता है कि आपकी जोनल या रीजनल ऑफिसर के जो भी आला अफसरान है उधर जा करके देखे और मालूमात करे, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये जानकारी दी, इसके लिए आपको इनाम नहीं मिलेगा, ना ही आपको पीठ थपथाई जाएगी। मेरे ख्याल से आपका उत्तरदायित्व बनता है कि यह हुआ क्यों, इसकी जानकारी आप पहले दें, और वो कौन कौन से लोग थे और वो कौन कौन सा रूट था जिसकी वजह से ये लैप्स हुआ। एज ए डिस्क्लोजर, बैंक ऑफ बड़ौदा पर हमारी उछाल पर बिकवाले की राय है और हमने काफी लंबे समय से, आशीष, हम आपसे भी बात करते हैं, आपके सहयोगी की बात करते हैं, आपके चैनल पर भी कई बार हमने कवायद की कि निजी बैंक्स हमें काफी पसंद है। मैं ये नहीं कहता कि निजी बैंक्स में गड़बड़ियां नहीं होती है बिकॉज ऑफ सर्टन लैप्सेस एक्सेट्रा, बट हम तवज्जो उसको ज्यादा देते हैं। रहा सवाल आईडीबीआई बैंक का, तो पहले तो मेरा ये सवाल उठता है कि किंगफिशर एयरलाइन का स्टॉक अब तक लिस्टेड क्यों है? क्योंकि अगर आपकी एयरलाइन बंद हो चुकी है, अगर आपने आपका जो पैसा देने का बनता है आपने नहीं किया है, आपने डिफॉल्ट किया है, आपका किसी भी तरह का कामकाज नहीं हो रहा है, तो ये आई वंडर एट टाइम्स कि ऐसी कंपनियों को लिस्टेड भी क्यों रखते हैं। चलिए, छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और भारतीय बाजार इस समय अब लाल निशान पर स्लिप होते हुए आपकी स्क्रीन पर
दबाव के साथ कामकाज। बैंक निफ्टी भी 3/4% के गेंस थे, अब 2/3% से भी कम की बढ़त के साथ कामकाज करते हुए। लेकिन चलिए सूरत से हमारे साथ विमल जी जुड़ रहे हैं। विमल जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। मेरा सर सवाल है गेल पे। यस। 10 शेयर खरीदा है 374 पे। 374 पे? हाँ 374। विमल जी ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था या निवेश किया था लंबी अवधि के लिए? मैंने निवेश ही किया था। हाँ। तो अभी भी मैं रोक सकता हूँ जो अपना प्रॉफिट हुए तो 1-2 साल। गौरांग निवेश किया था गेल में, लेकिन 60 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या लगता है सर? देखिए कंपनी पर तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा मैं आशीष, क्योंकि कवरेज नहीं है, माफी चाहूंगा। लेकिन जिस तरीके से गैस के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, मेरे ख्याल से इसको ध्यान में रखते हुए एक नकारात्मक परिस्थिति थोड़ी अवधि के लिए पैदा होती है। और अगर मेरी याददाश्त सही है और अगर मैं सही हूं तो इन्होंने कुछ करार भी किया था ओमान के साथ, मेरे ख्याल से ओमान गैस के साथ, जहां पर उस एग्रीमेंट के तहत इनको थोड़े ऊपर के दाम चुकाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से शायद एक नकारात्मक परिस्थिति। इसका स्पष्टीकरण आपको करना पड़ेगा। ये मेरे पास आखिर में जो जानकारी वो थी, पता नहीं अब तक ये लाजमी है कि नहीं। और एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। आई थिंक मैं इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है। ओके राकेश, आपके रडार पे गेल चार्ट्स पे कैसा लगता है सर? इन्हें 60-70 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है। आशीष जी काफी ऊंचे लेवल की खरीद है। सिर्फ पॉजिटिव चीज ये है कि नीचे में 280 रुपए के अराउंड स्टॉक का एक सपोर्ट है और वहां से स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है। एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है, ऊपर में 340, 348 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। एज ऑफ नाउ होल्ड करना चाहिए, बट ऊपरी स्तरों पर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। आशीष जी अगर आप पीएसयू बैंकिंग, पीएसयू स्पेस के अंदर देखें तो कहीं अगर रिटर्न निवेशक को आया है तो वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं या बीईएल, बीएमएल जैसे काउंटर्स है। बाकी तो हर जगह एक निराशा ही हाथ लगी है। अभी होल्ड करें, अगर ऊपर में 340, 348 के स्तर मिलते हैं तो वहां पे अगर निकलते हैं तो इतना बड़ा लॉस नहीं है। वहां पे निकल के अगर इस पैसे को ये प्राइवेट बैंकिंग के अंदर इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक पे लगाते हैं या फार्मा के अंदर सन फार्मा, लुपिन में लगाते हैं, और जिस तरीके से लंबी अवधि की बात कर रहे हैं, साल से 1.5 साल की, तो डेफिनेटली नुकसान की भरपाई भी कर पाएंगे और एक मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। ओके चलिए, यहाँ पे एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है। लेकिन गौरांग बहुत बहुत धन्यवाद सिंधी से आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए सर। कोई डिस्क्लोजर्स? बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका भी। जिन भी स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में हमने आज बात की है वहां पर मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन यही राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। लेकिन ब्रेक पे जाते थे आपको तमाम पावर स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। अदानी पावर 12%, रिलायंस पावर 6%, इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये तमाम स्टॉक्स में हम देख रहे हैं अच्छे मूव्स आते हुए। इस पॉकेट को स्पेशली रडार पर रखें। छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक्स फटाफट राकेश बंसल के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फटाफट की। राकेश बंसल हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल कोटा से रोहित जी का। वक्रंगी सॉफ्टवेयर है इनके पास, 1000 शेयर, 170 की खरीद। राकेश क्या करें? आशीष जी काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से व्हाइट स्विंग स्टॉक दिखाता है, मेरी राय में इन स्तरों पे उछाल पे स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। मुंबई से स्वप्निल जी का सवाल, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 150 शेयर, 330 की खरीद। काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया बना के। रायपुर से देवानंद जी का सवाल है, बॉम्बे बर्मा 325 शेयर, 300 की खरीद। आशीष जी काफी कंफर्टेबल खरीद प्राइस है, काफी अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इन स्तरों पे भी मुझे लगता है स्टॉक में पोजीशन ली जा सकती है। पोजीशन को होल्ड करना चाहिए लंबी अवधि का नजरिया बना के। भोपाल से नकुल जी का सवाल है, अटलांटा लिमिटेड 2000 शेयर, 36 की बाइंग। आशीष जी इन स्तरों पर या उछाल पर क्लियर निकलने की राय रहेगी। तो भोपाल से एक और सवाल है, जीएस पटेल जी का, सेंचुरी टेक्सटाइल 100 शेयर, 722 की बाइंग है। आशीष जी काफी करेक्शन देखने को मिली है ऊपरी स्तरों से, बट मौजूदा स्तरों से एक लिमिटेड डाउनसाइड लगती है। मुझे लगता है 6 से 8 महीने का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। फरीदाबाद से बीडी कश्यप जी का सवाल, जस्ट डायल 60 शेयर, 1167 की बाइंग। आशीष जी नीचे से एक रिवर्सल देखने को मिला है स्टॉक के अंदर और ऐसा लगता है टेक्निकली मौजूदा स्तरों से एक रैली देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म का 2 से 2.5 महीने का नजरिया बना के फर्दर इजाफे के लिए पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके खरट से गोराख शिंदे जी का सवाल है, कावेरी सीड्स 20 शेयर, 744 की बाइंग थी, तो 250 रुपए पर शेयर का लॉस।
आशीष जी, जब से स्टॉक एफएनओ में आया है एक सेल ऑफ देखने को मिला है, बट मौजूदा स्तरों से लगता है लिमिटेड डाउन साइड है। 4 से 6 महीने का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है। इंदौर से मनोज जी का सवाल है इंडिया टूरिज्म, मेरे ख्याल से आईटीडीसी 75 शेयर 175 की बाइंग। आशीष जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, किसी भी उछाल में स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अहमदाबाद से रमेश पटेल एनएचपीसी 25,000 शेयर 24 की बाइंग। आशीष जी, क्लियर एक अंडर परफॉर्मर है, मेरा ऐसा मानना है 16-17 रुपए के अराउंड स्टॉक में एवरेजिंग करनी चाहिए और स्टॉक बार बार कितनी बार 27-28 रुपए के आसपास जाता है, इन स्तरों के आसपास निकलने की कोशिश करनी चाहिए। बड़ौदा से लखन जोशी अनंतराज 100 शेयर 51 की बाइंग। आशीष जी, ऊपर की खरीद जरूर है, बट स्टॉक ने 32-33 रुपए से एक रिवर्सल दिखाया है। डेफिनेटली मुझे लगता है इनकी खरीद तक स्टॉक इजीली रैली ले पाएगा 4 से 6 महीने में। अगर ये साल से 1.5 साल का नजरिया बनाते हैं तो एक मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। पुणे से भरत पंजाबी जी का सवाल इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 4,300 शेयर 223 की खरीद। आशीष जी, काफी नीचे की खरीद है और इस स्पेस में हाउसिंग फाइनेंस के अंदर एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और एक अच्छी रैली मौजूदा स्तरों से भी देखने को मिल सकती है। साल से 1.5 साल का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। हैदराबाद से जलीफ हुसैन जी का सवाल यूनिटेक 5,000 शेयर 7 रुपए 90 पैसे की बाइंग। आशीष जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, रियलिटी के अंदर दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, इन स्तरों पे उछाल पे निकलना चाहिए। अगर रियलिटी में रहना है तो इनको 2 स्टॉक्स बताऊंगा, ओबराय रियलिटी, और अगर हम देखें तो ओबराय रियलिटी और प्रेस्टीज स्टेट काफी अच्छे लगते हैं, इन स्टॉक्स में स्विच करना चाहिए। सूरत से नरेश जैन एशियन पेंट्स 28 शेयर 850 की बाइंग। आशीष जी, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 2 से 3 महीने में मुझे लगता है स्टॉक एक नया हाई भी लगा सकता है, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। बरेली से महेश पल एचसीसी 500 शेयर 29 की बाइंग। आशीष जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, किसी भी उछाल पे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इसी स्पेस में मिड कैप स्टॉक्स में रहना है तो एनसीसी एक अच्छा विकल्प है। चलिए, ऑलमोस्ट समय खत्म हो गया है। तो राकेश, मार्केट्स पे और कई सारे स्टॉक्स पे आपसे तो बातचीत हुई, कोई डिस्क्लोजर सर? थैंक यू आशीष जी। जिन भी स्टॉक्स में बात हुई है, जहां भी रिकमेंडेशन है, कहीं कोई निजी निवेश नहीं है, बट सेम राय हमने अपने क्लाइंट्स को भी दी हुई है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। और सौदा आपका मैं आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी राउंडअप। नमस्कार।